सिंह जी शिवानी मौजूद हैं, उन्हीं की कहानी है। और डॉक्टर अमित खंडेलवाल, डायरेक्टर हैं एचओडी पारस हॉस्पिटल उदयपुर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हमें बेहतर बता पाएंगे कि क्या केस है, क्या हुआ, किस तरीके से पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहा। उनके साथ आगे का केस है फैसिलिटी डायरेक्टर पारस हॉस्पिटल उदयपुर भी यहाँ मौजूद है हमारे साथ चर्चा के लिए। ओवर टू डॉक्टर। Thankful to the patient and their family members also, his daughter, his son-in-law, that they have agreed to come up over here because we want to discuss something which is different from routine heart attacks. So जब हम बात करते हैं हार्ट अटैक की तो हम बेसिकली क्या जानते होते हैं, हृदय की 3 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं। उन 3 नाड़ियों में से किसी में अगर ब्लॉकेज हो जाए, अगर वो ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, 70 to 80% से ज़्यादा हो गया है, चलने फिरने में छाती में भारीपन है, तो उसको माइनर हार्ट अटैक बोलते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे खून का थक्का जम जाए, परत पे हल्का सा निशान बन करके खून का थक्का वहाँ बन जाए और वो नाड़ी 100% बंद हो जाए, तो उसको हम मेजर हार्ट अटैक की संज्ञा देते हैं, जिसमें अचानक से तीव्र गति से छाती में दर्द, पसीना, जी घबराना और सारे सिम्टम्स जो हम जानते हैं वो हो सकता है। द प्रॉब्लम विद मेजर हार्ट अटैक इज, आप ऐसे समझिए सिंपल भाषा में, हमें कोई अचानक से फोन कॉल आए और वो एक दुख भरा हुआ कोई समाचार लेकर आए, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अचानक से हुआ तो हमारा रिएक्शन भी अचानक जैसा कुछ एकदम हुआ, व्हाट इज दिस, हाउ इट हैपेंड। नाउ इसको अब आप नाड़ी के उसमें लेके जाएं, सो नाड़ी को प्रिपेयर्ड नहीं थी वो कि ब्लड सप्लाई अचानक से बंद हो जाएगी, तो अचानक से 100% अवरोध होने से वहाँ ब्लड सप्लाई खत्म हो गया और वो फिर एरोटिकली रिएक्ट करती है। कैसे? वहाँ पे रिदम डिस्टर्बेंस हो सकता है, जिसको हम BTVF बोलते हैं, उसको CPR हो सकता है, उसको कार्डियक अरेस्ट की जरूरत पड़ सकती है, उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, CPR और शॉक की जरूरत पड़ सकती है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये होती है मेजर हार्ट अटैक बिकॉज ऑफ अवर ओन आर्टरीज। ठीक है, अब इसी को मैं हल्का सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। दिस इज रिगार्डिंग व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, यानी कि बहुत तकलीफ वाली चीज़ें हो रही हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, कुछ नहीं हो रहा हो, then the tough gets going. You have to be mentally, physically, psychologically fit to chase the best of the things that you aspire for. So this is about one of the cases, complicated saphenous venous graft angioplasty with 3 stents. Usually we place 1 or 2 stents in one of the arteries. यहाँ पर 3 स्टेंट लगाए गए एक ही वेन में। अब ये डिफरेंट केस है। कैसे? हम बात करते हैं 3 मुख्य नाड़ियों की अपनी स्वयं की। पेशेंट को अगर 2006 में कभी ब्लॉकेज हुआ हो तीनों नाड़ियों में, तो उस स्थिति में हम बाईपास पे जाते हैं, क्योंकि बाईपास के फिर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स तीनों नाड़ियों में जहां एंजियोप्लास्टी संभव नहीं है, वहां बाईपास के रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म अच्छे होते हैं। 6 से लेकर 16 तक सब कुछ ठीक रहे और राइट साइड का ग्राफ्ट जो होता है, जो 3 नाड़ियां हुई, 2 लेफ्ट में और 1 राइट में, तो राइट साइड का जो ग्राफ्ट है वो वेन ग्राफ्ट है। अब हम बात करते हैं ग्राफ्ट की, मतलब तो ग्राफ्ट क्या होते हैं, आप इसको सिंपल भाषा में समझें। आप लोग अपने अपने स्थान से यहाँ पहुँचे, सपोज फतेहपुरा से यहाँ तक आप पहुँचे, बीच में कोई ब्लॉकेज आ जाए, लेकिन आपको पहुँचना यहाँ पे जरूरी है, तो आप दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेंगे, राइट। यू विल टेक अनदर रूट बट यू हैव टू रीच हियर। दिस इज व्हाट इज बाईपास। एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, अरे भाई मेजर हाईवे पे पहुंचना है, बाईपास रोड या आउटर रिंग रोड ले लो आप और वहां पहुंच जाओगे। ऐसे ही हार्ट में होता है। सो उसके लिए फिर नाड़ियां स्पेसिफिक होती हैं, समझते हैं इसको। व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये हम पहले भी समझ चुके हैं, समझ चुके हैं। कैन वी मेक द राइट फ्रंट या सो जैसे अगर हम देखें इस नाड़ी को देखें तो हार्ट की ये बन कीजिए, ये फ्रंट नीचे या सो ये लेफ्ट की 2 नाड़ियां हैं, 1 और 1 2 ना। इसमें हल्का फुल्का ब्लॉकेज है 20-30%, यस। इसमें ब्लॉकेज थोड़ा सा ज्यादा है, अराउंड 80%। ये कैसे हुआ? ये इतना साइज है, इतना बड़ा साइज है, ये छोटा साइज क्यों हो गया? क्योंकि अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी तक इसमें क्लॉट जमा नहीं हुआ है। अगर इसी नाड़ी में यहाँ पर क्लॉट जमा हो जाए तो ये 100% यानी मेजर हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाएगा। So this is how is basically coronary artery disease या
अथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं अपन। बात करते हैं बाईपास। बाईपास का जन्म पहली बार हुआ विश्व में 1967 में। फावेलारो एंड कोलेसॉव ने पहली बार बाईपास किया 67। लेकिन ये देखा गया कि बाईपास में पेशेंट को ओपन हार्ट करना होता है, बाईपास में पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेना होता है, मल्टीपल चीजें हैं। जब इतनी सारी चीजें करनी होती हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, पर साथ में कॉम्प्लिकेशन भी होने की चीज होती है। फिर पाया गया अगले 10 साल कि क्या हम कोई ऐसी चीज इजाद कर सकते हैं कि जिससे ये सारे कॉम्प्लिकेशन थोड़े से कम हो जाए और बेसिक ब्लॉकेज जो है हार्ट का वो ठीक हो जाए। और फिर 1977 में विश्व में डॉक्टर एंड्रियास गुंजिंग ने पहली बार स्विट्जरलैंड में एंजियोप्लास्टी किया। तो ही इज बेसिकली द जनक, द फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी अक्रॉस द ग्लोब 1977। बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 40 साल 50 साल की ही बात है। सो बेसिकली दिस इज हाउ CABG केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब इसको आप समझिएगा, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे अपन ने बात की, हार्ट में 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं। ये एक नाड़ी राइट साइड की, ये लेफ्ट की 2 नाड़ियां, ये एक यहाँ गई और एक यहाँ गई। ब्लॉकेज इसमें 2 जगह पे है, एक यहाँ और एक यहाँ। आजकल हम इसको यहाँ पे एंजियोप्लास्टी और यहाँ पे भी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे मुख्य जगह है। यहाँ पे कई बार स्टेंट्स अच्छे से प्लेस नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए हम बाईपास करते हैं। अब ये नॉर्मल हुआ, बाईपास करेंगे तो क्या होगा? जस्ट हैव अ लुक ऑफ दिस। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे, अगर यहाँ ब्लॉकेज है, यहाँ पहुंचना है, यहाँ से बाईपास किया। कैन यू सी दैट? दूसरा ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया और तीसरा ग्राफ यहाँ आ गया। इन दोनों में समानता है, ये ग्राफ डिफरेंट है। ये लाल कलर का है, वो ब्लू कलर का है। क्यों दिखाया गया है ऐसा? क्योंकि रेड कलर वाला जो ग्राफ है वो चेस्ट का ग्राफ है। इसको समझिएगा, बड़ी अच्छी चीज है। बाईपास करना, कैसे करना, कौन सी ग्राफ्ट लगाना, किस पेशेंट में कौन सा ग्राफ्ट लगेगा, ये सारे प्रश्न हमें अपने डॉक्टर से हमेशा करना चाहिए। मेरे आज भी 15 या 20% से ज्यादा मरीज मेरे से बाकी चीजें पूछते ही नहीं है, जो मुझे लगता है कि उनको पूछने का हक है और उनको पूछना चाहिए। एंजियोप्लास्टी किया मैंने तो कितने स्टेंट्स लगाए, कौन सी आर्टरीज में लगाए और उनका लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या हो सकता है। पेशेंट शुड ऑलवेज नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बाईपास में जब हम बात करते हैं ग्राफ्ट्स की, तो ये दो कलर्स ब्लू दिख रहे हैं, वो रेड दिख रहा है। वो रेड कलर वाला जो है वो चेस्ट का ग्राफ्ट है, यानी कि छाती का ग्राफ्ट है। ब्लू वाले ग्राफ्ट्स मतलब वीनस ग्राफ्ट्स हैं जो पांव से आते हैं। आपने कई बार देखा होगा बाईपास वाले लोगों के एक लंबा सा कट होता है दोनों पांव में या एक पांव में, वो वेन का कट होता है। भाई छाती का ग्राफ्ट आप 1 या 2 ले सकते हो, लेकिन ग्राफ्टिंग की जरूरत अगर पड़ रही है आपको 3 या 4 की, तो कहां से लाओगे? आपके पास में 2 ही है, सो आपको फिर वेन्स की जरूरत पड़ती है। अब आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या है? देखिए, ये सारी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम इस केस पे आएंगे ना, वहां पर हम फंसे हुए होंगे। अभी हम जब डिस्कस करेंगे ये निर्णय लें या ये निर्णय लें और क्यों लें, ये बहुत महत्वपूर्ण था जब पेशेंट हमारे पास में बिल्कुल सिक कंडीशन में थे। तो अब बात आती है कि आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या है। भाई ग्राफ तो लग गया तो हम तो आराम से पहुंच जाएंगे। आर्टरीज में 2 चीजें होती हैं। आर्टरीज बेसिकली इसको समझें कि पाइप है, पाइप में ब्लड पास होगा तो 2 तरीके से हो सकता है। एक, ब्लड का बहाव, यानी कि उसको बहाव धक्का दे रहा है ब्लड के बहाव को। दूसरा, आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यानी कि पल्सेटाइल मूवमेंट से आगे बढ़ रहे हैं, राइट। सो आर्टरी में दोनों चीजें होती हैं, यानी कि बहाव का प्रेशर और पल्सेटाइल प्रेशर। वेन्स में ये पल्सेटाइल प्रेशर नहीं होता है, यानी कि वेन्स में सिर्फ बहाव मिलेगा। और अगर कहीं ब्लॉकेज आ गया तो वेन्स में बहाव मिलना थोड़ा सा कठिन होता है। यू गॉट माय पॉइंट? सो वेन्स में अब बात कीजिए, अगर आर्टरीज खुद की ब्लॉक है, ये वाली नाड़ी अच्छी चल रही है, ये वाली नाड़ी लंबे समय से बंद है, और अगर ये नाड़ी यहीं से 100% बंद होकर के आए, तो यानी कि राइट साइड का जो ग्राफ्ट है वो हमारा कंप्लीट बनेगा। सो पेशेंट जो हम बात कर रहे हैं जिनके बारे में, 2006 में उनका बाईपास हुआ। 2016 में उनका राइट साइड की नाड़ी का ग्राफ्ट जो है, जो पांव से लिया गया था, वीनस ग्राफ्ट, उसमें ब्लॉकेज था, मे बी 80 और 90%, उसमें एंजियोप्लास्टी हुआ। अगले 14 साल अच्छे निकले। अभी कुछ दिनों पहले उसी नाड़ी का जिसमें 90% ब्लॉकेज था, जिसमें एंजियोप्लास्टी हुई थी, वो 100% ब्लॉकेज होके वापस आता है।
अब बात उठती है कि राइट साइड की खुद की नाड़ी को हम खोलें या उसके ग्राफ्ट को, जो वीनस ग्राफ्ट को लगाया गया है, उसको खोला जाए। अमूमन कहा जाता है, जो हमारी रिसर्च चलती है, हमारे इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं, उस पर कहा जाता है अगर ऐसी स्थिति हो तो खुद की नाड़ी जो होती है उसको खोलना बेहतर होता है। बट इमरजेंसी सिचुएशन में और खुद की नाड़ी बहुत ही खराब हो तो वेन को खोलने के अलावा आपके पास में ऑप्शंस नहीं है। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट द केस। ये हमने बात की, ही इज द फेमस डॉक्टर एंड्रियास गुंजिंग, जिन्होंने पहली एंजियोप्लास्टी की थी विश्व में, एंड वी आर सो वेरी थैंकफुल टू हिम एंड सोसाइटी इज वेरी थैंकफुल टू हिम दैट ही गिव सो वेरी बिग थिंग टू द वर्ल्ड। So a small video है just to give you the insight. Basically एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी हम करते कैसे हैं, just have a look. So this is basically heart और beating heart है और उसकी आर्टरीज, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि आर्टरीज दिखती कैसी हैं, होती कैसी हैं। तो जस्ट सी, दिस इज द वेसल। इसका कट सेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए ब्लॉकेज कैसा होता है, समथिंग लाइक दिस। अब ब्लॉकेज है लेकिन ये ब्लड सेल्स इसमें से निकल रहे हैं, कैन यू सी दैट? ये ब्लड फ्लो, ब्लड का बहाव हो रहा है। अगर ये परत हल्की सी भी कट जाए तो ये ब्लड सेल्स जितने भी हैं वहां पर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं और इस फलस्वरूप वो 100% ब्लॉकेज होकर के मेजर हार्ट अटैक में तब्दील हो जाता है। हम कैसे एंजियोग्राफी करते हैं? पहले लोग पाँव की नस से बहुत ज़्यादा करते थे, बट फॉर पास्ट 10 इयर्स 12 इयर्स हम हाथ की नस से आगे बढ़े, कैथेटर को अंदर लेके गए और हार्ट के इस नाड़ी के अंदर हमने उसको एंगेज कर दिया। एक सिरा अंदर है हार्ट की नाड़ी में, एक सिरा मेरे हाथ में है और उस सिरे से हम, बाहर वाले सिरे से हम डाई यानी कि कॉन्ट्रास्ट एजेंट देते हैं। और अगर ब्लॉकेज होता है तो फिर एंजियोप्लास्टी कैसे करते हैं? ये वायर देख रहे हैं आप, ये वायर पास किया, ये बलून है। बलून मतलब एक डिफ्लेटेड स्टेट में बलून होगा जैसा ये दिख रहा है और उसको बाहर एक सिरा, दूसरा सिरा बाहर है, वहां से हमने प्रेशर देकर के उसको खोलने की कोशिश की जिससे कि वो नाड़ी खुले। नाड़ी खुले क्यों? जिससे कि अच्छा बेड तैयार हो और वहां पर अगर हम स्टेंट प्रत्यारोपित करें, वहां पर स्टेंट डिप्लॉय करें तो अच्छे से कर पाए। अगर आप ध्यान से देखें तो वो ब्लॉकेज पहले से बेहतर हुआ। कैन यू सी? सो द ब्लड फ्लो इज रिस्टोर्ड, लेकिन बेसिक क्लॉट अभी भी है। सो अब प्रॉब्लम क्या हुई? 1977 में पहला एंजियोप्लास्टी हुआ, 1984 1984 तक स्टेंट्स नहीं आए, यानी कि इससे बलून एंजियोप्लास्टी होती थी जो हमने अभी डिस्कस किया। तो बलून एंजियोप्लास्टी के बाद में स्टेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बलून एंजियोप्लास्टी के बाद में देखा गया कि 30 to 40% केसेस वापस से ब्लॉकेज, रीब्लॉकेज लेकर के आने लगे। अब 30 से 40% बड़े केसेस होते हैं। तो 1984 में पहली बार स्टेंट कुछ इस प्रकार का दिखता है। these are the latest generation stents जो पतली जाली जैसे होते हैं। थिकनेस इनकी कितनी होती है? 80 माइक्रोन्स। एंड माइक्रोन्स कितना होता है? 1 divided by 10 to the power 6, मतलब 10 to the power -6। कितना थिन स्ट्रट्स होते हैं इसके। तो स्टेंट्स कुछ होते हैं इस प्रकार के। अब 84 से लेकर के 99 तक नॉन मेडिकेटेड यानी बेयर मेटल स्टेंट्स थे। 2003 से लेकर के आज तक हम मेडिकेटेड स्टेंट्स को यूज करते हैं और उसमें भी 3-4 जनरेशंस आ गई है। सो इवोल्यूशन इज कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन। फिर बीच में एक घुलनशील स्टेंट भी आया था, कई पेशेंट्स में हम घुलने वाले स्टेंट्स भी यूज करते हैं। बट एक बात हमेशा हमें समझनी होती है, वी वांट द बेस्ट ऑफ द कार्स टू टेक ओवर, लेकिन हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हम चला उसको कहाँ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट ऑफ द कार्स आर यूजुअली लो लाइन, तो अगर आप उसको गड्ढे वाली जगहों पर चलाएंगे तो वो खराब हो जाएगा। सो इवन द बेस्ट ऑफ द थिंग्स दे डोंट वर्क द बेस्ट इन द सिचुएशन यू आर इन। सो अल्टीमेटली ये चिकित्सक के ऊपर है कि which stent to use and how to use. Definitely we should go for the best of the quality of implants. So अंदर जाकर के हमने स्टेंट को डिप्लॉय किया। ये आप देख रहे हैं, ये बड़ा अच्छा प्रोसेस हो रहा है। ये देखिए, वो स्टेंट पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 6 months वो अपने बॉडी का पार्ट बन जाता है।
तो उसके ऊपर अपने बॉडी की लेयर बन करके और वो लाइफ लॉन्ग 95 to 99% ये लाइफ लॉन्ग बढ़िया चलते हैं। ये प्रश्न बहुत कॉमनली पूछा जाता है हमसे ओपीडी में भी, इमरजेंसी में भी, कि सर इनकी स्टेंट्स की लाइफ कितनी है? 90, 95, 98% तक ये लाइफ लॉन्ग चलते हैं, बट 2 से 5% में ये री ब्लॉकेज हो सकते हैं। किन पेशेंट्स में री ब्लॉकेज ज्यादा होंगे? अगर पेशेंट का वजन ज्यादा है, डायबिटीज है, किडनी प्रॉब्लम्स है, तो उसमें वो री ब्लॉकेजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। Now coming to the history of this patient, as we have discussed, 65-year-old gentleman, he was having BP, तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज थे, जिसकी वजह से 2006 में बाईपास हुआ। 2016 में राइट साइड के ग्राफ्ट को, वीनस ग्राफ्ट को, जो पांव का ग्राफ्ट था, उसमें ब्लॉकेज था, इसलिए उसमें एंजियोप्लास्टी हुआ। Few days back he came with severe chest pain, sweating, जो अपने मेजर हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं वो। अब हम बात करते हैं कि राइट साइड का वीनस ग्राफ्ट अगर ब्लॉक है तो इसका मतलब राइट साइड वाली नाड़ी भी बंद हो गई, क्योंकि वो ग्राफ्ट लगाया ही उसकी सप्लाई के लिए था, इसीलिए हार्ट रेट कम हो रही थी, इसीलिए बीपी भी कम हो रहा था। नाउ द थिंग इज कि हमने उनका फिर ईसीजी किया, ईसीजी में मेजर हार्ट अटैक आ रहा है, इको में पंपिंग फंक्शन सिर्फ 30% बचा हुआ है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Considering the emergency situation, we took the patient into the cath lab. Cath lab में हमने देखा कि तीनों खुद की नाड़ियां बंद थी, जो कि 2006 में भी बंद थी, इसलिए बाईपास हुआ था। बाईपास ग्राफ्ट में जो चेस्ट वाला ग्राफ्ट था वो चल रहा था, बट पाँव वाला ग्राफ्ट राइट साइड की धमनी वाला वो 100% बंद हो गया, तो जिसकी वजह से हमें अब तकलीफ आई कि भाई हमें इसको खोलना है तो कैसे खोलना है। अब बिग क्वेश्चन नाउ, हाउ टू अप्रोच। जैसे मैंने आपसे अभी बात की, खुद की नेटिव नाड़ी को खोलूं या वीनस ग्राफ्ट जो लगा हुआ है राइट साइड की नाड़ी का, उसको खोला जाए। अमूमन जैसा हमने अभी बात की थी कि रिसर्चेस बोलती हैं कि खुद की नाड़ी को खोला जाए तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बेहतर होते हैं, लेकिन खुद की नाड़ी बहुत ही खराब हो और सिचुएशन इमरजेंसी वाली हो तो हमें वेन ग्राफ्ट पे भी जाना पड़ता है। दिस इज व्हाट वी बेसिकली एस्पायर्ड फॉर। कैसे किया है हमने, ये अब थोड़ा टेक्निकल चीजें होगी, लेकिन इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। Just to give you a bit of information regarding the arteries. कैसे दिखती है देखिए आर्टरीज। ये आर्टरी में यहाँ ब्लॉक है, आगे ब्लॉक्स हैं। राइट साइड की खुद की नाड़ी ये है। अब आप इसको समझें और इसको समझें। लेफ्ट साइड की दो नाड़ियां ये चल रही हैं, लेफ्ट साइड की एक आर्टरी ये चल रही है। कैन यू सी दैट? दोनों आर्टरी में ब्लॉक है लेकिन बहाव है। राइट साइड की नाड़ी का क्या हाल है? जहां से नाड़ी की उत्पत्ति होती है वहीं से ही 100% और खराब स्थिति है खुद की नाड़ी की। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग यू। सो व्हाट वी प्लान्ड वाज, इस बाईपास ग्राफ्ट को हमने देखने की कोशिश की। नाउ जस्ट सी, ग्राफ्ट यहीं से बंद है, यानी कि प्रॉक्सिमल ओरिजिन से जहां से उत्पत्ति होती है वहीं से। और ध्यान से अगर देखें, कैन यू सी समथिंग ओवर हियर? ये थोड़ा सा आप देखेंगे, ये जाली सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो होते हैं ये बाईपास के क्लिप्स होते हैं। जब बाईपास होता है तो चेस्ट को भाई आप नीचे कैसे जाएंगे हार्ट तक, आप स्किन काटेंगे, मसल कटेगा, बोन भी कटता है स्टर्नम, और फिर नीचे पहुंचते हैं। तो स्टर्नम को बांधने के लिए कुछ क्लिप्स होते हैं। ये क्लिप्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें पीछे की तरफ एक छोटा सा एक जाली सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे कुछ नहीं है। दिस इज द स्टैंड जो 2016 में लगाया था। सो बेसिकली मेजर हार्ट अटैक होने की स्थिति में हमारे पास में चॉइस इसको ओपन अप करने के अलावा और कोई नहीं है। ये खुद का ग्राफ है, ये छाती वाला ग्राफ जो हम बता रहे थे आपको, आर्टेरियल ग्राफ जो है वो बढ़िया चल रहा है। तो दिस इज वेयर नाउ वी स्टार्ट अप। आप ध्यान से फोकस करें, ये वायर दिख रहा है आपको। सो हाउ वी डू, इसको सिर्फ 1 मिनट में मैं समाप्त करूंगा बिकॉज ये टेक्निकल चीज है, लेकिन आप ध्यान से इसका मूवमेंट देखें। इसको हमने रिस्टोर किया, हाउ टफ इट वाज, बट वी केप्ट ऑन डूइंग दैट एंड समहाउ वी आर एबल टू। कैन यू सी दैट वायर बीइंग ट्रैक्ड डाउन? आप देख पा रहे हैं वायर को नीचे जाते हुए? सो ये ट्रैक होता है, बड़ी मुश्किल से हुआ। 3 या 4 वायर्स को हमने डिफरेंट वायर्स ट्राई किए, बट विद डिफिकल्टी वी कुड एंटर इनसाइड। यहाँ होने के बाद
फिर we took thrombosuction, which is this. Thrombosuction का बहुत बड़ा रोल venous graft में नहीं होता है, but if you are having 100% blockage, आर्टरी खुल नहीं रही है, आपके आर्मामेटेरियम में जो चीजें हैं आप सब यूज करते हो जिससे कि वो बहाव वापस रिस्टोर हो। तो ये भी यूज किया। It was tough, it was difficult, but can you see some glimpse we are able to see? हल्का सा बहाव जो पहले 100% यहाँ से बंद था, यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन नीचे कुछ आता हुआ दिखा है। ये ट्रिकलिंग हो रही है, ये ट्रिकलिंग हो रही है, और ये पूरे खून के थक्के हैं अंदर। ये नाउ इफ यू सी नॉर्मल साइज कहाँ है, मैं हल्का सा वापस दिखाता हूँ आपको। ये नॉर्मल साइज यहाँ है, यहाँ खून के थक्के हैं, यहाँ खून के थक्के हैं, यहाँ स्टेंट का ब्लॉक है। सो वी टुक फ्रॉम हियर टू हियर, एक लॉन्ग स्टेंट लिया, ये इन्फ्लेट किया, ये इन्फ्लेट करने के बाद में फ्लो ऊपर से खत्म हो रहा था, हमने दूसरा स्टेंट ऊपर लिया, और बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो अभी भी बीच में बची हुई चीज थी, तो थर्ड स्टेंट यहाँ पे लेकर के इसको यहाँ पर इन्फ्लेट कर दिया, फुला दिया, एंड फाइनल रिजल्ट इज लाइक दिस। So the artery which was 100% blocked over here, or vein which was 100% blocked right from origin, and now you can see the complete opening up of the artery. और ये bypass ऐसे लगता है, यहाँ पर normal खुद की artery दिख रही है आपको। So this is how basically we could reach to the final result. Well, it can be dreadful, it is tough, many a times you fail also. But in the pursuit of success, many things are there. But you have to keep on doing it. It is actually rescuable many a times. With this, I would love to sum up this. Thank you very much for the patient hearing. Over to you for the questions. एंजियोग्राफी एक जांच प्रक्रिया है। जांच मीन्स एक्सरे हम कराते हैं चेस्ट का, जस्ट टू नो कि निमोनिया है या नहीं है। सो ऐसे ही एक्सरे है। एक्सरे और एंजियोग्राफी में क्या फर्क है? एक्सरे में एक फिल्म आती है, एक फिल्म रिफ्लेक्ट हो गया। सिने जब सीरीज ऑफ फिल्म्स हो तो उसको मिलाकर के एक वीडियो बनता है जिसको हम सिने बोलते हैं, वो एंजियोग्राफी है। सो एंजियोग्राफी इज डायग्नोस्टिक टेस्ट, जांच प्रक्रिया है टू नो कि नाड़ियों की स्थिति क्या है, ब्लॉकेज है या नहीं है उसमें, अगर है तो कितने हैं और कहाँ है, वो डिसाइड करेगा कि आगे का हमारा रुख क्या रहेगा उस मरीज के प्रति। अगर ब्लॉकेजेस कम है, दवाइयों से सेटल हो सकता है तो मेडिकेशंस पे रखने का है। ब्लॉकेजेस ऐसे हैं कि एंजियोप्लास्टी हो सकती है तो वी विल गो फॉर एंजियोप्लास्टी। ब्लॉकेजेस इतने ज़्यादा हैं कि एंजियोप्लास्टी संभव नहीं है तो बाईपास। और कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि ब्लॉकेजेस इतने ज़्यादा हैं कि ना तो हम बाईपास कर सकते हैं ना एंजियोप्लास्टी, दवाइयाँ ही विकल्प होता है। सो एंजियोग्राफी क्या है? एक जांच प्रक्रिया है। उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए जो हम, जैसे हमने एंजियोप्लास्टी किया, वायर पास किया, बलून किया, थ्रोम्बोसेक्शन किया, स्टेंट लगाया, ये इलाज प्रक्रिया है, ये ट्रीटमेंट पार्ट है। दिस इज व्हाट इज नोन एज एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी को हम कोरोनरी एंजियोप्लास्टी भी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में पीसीआई बोला जाता है, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। एंजियोप्लास्टी अगर हम बोले तो 98% उसका मतलब होता है कि वो आर्टरीज की एंजियोप्लास्टी होगी, नाड़ियों की। अगर उसमें वीनस एंजियोप्लास्टी, जो कि ये केस क्या है, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ वीनस एंजियोप्लास्टी, सेफेनस वीनस एंजियोप्लास्टी। तो है एंजियोप्लास्टी लेकिन वो वेन ग्राफ्ट की एंजियोप्लास्टी। दिस इज व्हाट इज एंजियोप्लास्टी। आप पूछिए, मैं तक कोई सिम्टम नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, पेशेंट विल बी कमिंग टू अस इन इमरजेंसी, सर सीवियर चेस्ट पेन हुआ, सांस में तकलीफ हुआ, इस बाह में आया, जबड़े तक आया, वॉमिटिंग भी हुआ, ये लेकर के इमरजेंसी में आया। कब से हो रहा है? 2 घंटे से। हमने ईसीजी किया, मेजर हार्ट अटैक है। सर कल सुबह तो मैं बिल्कुल ठीक था, कल रात को मैं अच्छे से सोया, सुबह उठा भी ठीक, ये भी 2 घंटे से हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया? तो जो हमने बात की थी वो कैसे हुआ होगा? ब्लॉकेज एक दिन का डेवलपमेंट नहीं है, ये आप एक बात समझें अच्छे से। ब्लॉकेजेस एक दिन में डेवलप नहीं होता है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। किसी वन फाइन डे वो ब्लॉकेज 100% में तब्दील हुआ और वो सिम्टम्स लेकर के आपके पास आया। अब वो ब्लॉकेज, सपोज कल रात को अगर पेशेंट स्टेबल था, जो तकलीफ हुई वो आज सुबह 2 घंटे से हुई, कल रात को ठीक था, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो उसको मालूम पड़ी होगी?
हो सकता है उसको चेस्ट पेन हुआ हो चलने फिरने पे, सांस फूलती हो चढ़ाई चढ़ने पर, या किसी पहाड़ को चढ़ने में, या इंक्लाइन कोई भी जगह हो, या सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूलती हो, तो ये परिचायक हो सकते हैं। ठीक है, कई बार सुनते हैं कि अचानक से कुछ हुआ और कुछ नहीं कर पाए, दिस इज व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट, एंड दिस कार्डियक अरेस्ट ऑकर्ड बिकॉज ऑफ मेजर हार्ट अटैक। पेन, कार्डियक पेन हो सकता है। पेशेंट कई बार सिम्टम्स लेके आएगा, सर चेस्ट पेन तो मुझे क्लासिकल नहीं हो रहा है, मुझे रैचिंग हो रही है, एसिडिटी जैसा सिम्टम लग रहा है मुझे, और एसिडिटी मुझे अक्सर रहती है, बस थोड़ी सी आज बढ़ गई है, ये हो ही सकता है। और उसको रिलेट भी कर लेते हैं अपन कि कल हमने कहीं खाना बाहर खाया था, बट दिस कैन बी द मियर सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। सो कोई भी चीज़ जो रूटीन में हो रही थी उससे बेहतर या उससे बढ़कर के हो जाए, वो हमें ध्यान देना है, चाहे वो मियरली एसिडिटी हो। तो चेस्ट पेन 80% में क्या होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट मे रेडिएट टू द इनर साइड ऑफ द आर्म, यहाँ तक आ सकता है, पीछे की तरफ जा सकता है, दोनों बाहों में आ सकता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। साइलेंट का मतलब चेस्ट पेन के अलावा कोई दूसरे सिम्टम्स हो सकते हैं। अब समझिएगा, एक पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं, सुबह से उनको चेस्ट पेन नहीं हो रहा था, सांस में तकलीफ हो रही थी, और अचानक से लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, वो इमरजेंसी में आते हैं, इसीलिए करते हैं मेजर हार्ट अटैक आया। साइलेंट मतलब चेस्ट पेन नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे सांस में तकलीफ होना, पसीना आना, जी घबराना, वॉमिटिंग होना। लेकिन अगेन 80 से 90% केसेस में हार्ट अटैक का परिचय क्या है, छाती में दर्द, चेस्ट पेन। तो चेस्ट पेन ना होकर के कोई दूसरे सिम्टम्स हो, उसको हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। और ये कन्विंस करना पेशेंट को हमें किसी भी लेवल पे टफ होता है, चाहे वो इमरजेंसी लेवल हो, चाहे वो आईसीयू हो, चाहे वो कैथ लैब हो। क्यों, चेस्ट पेन तो मुझे हुआ ही। साइलेंट अटैक जब आपने बात छेड़ी है, तो ये होता कौन सी कंडीशन में है, ये आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। 3 क्लासिकल कंडीशन है। एक, डायबिटीज, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज। सपोज 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल हो गया डायबिटीज को, तो चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों साइलेंट हुआ उसमें? पेन, दर्द एक अनुभूति है, अनुभूति मीन्स एक एहसास है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे टच किया है हमारा, मुझे पेन होगा, बट वाई? बिकॉज मेरी नर्व्स सेंसिटिव हैं, नसें जो हैं वो सेंसिटिव है, इसलिए पेन हुआ। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में ये नसें डाउन हो जाती हैं, ये नसें इतना रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। ऐसे ही हार्ट के अंदर होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि डायबिटीज वाले पेशेंट्स को डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपके फेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, चेहरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखभाल आपको पाँव की करनी है। Have you ever heard? किसी ने सुना है ऐसा? क्यों सुना है ऐसा? क्योंकि पाँव में दर्द नहीं होता, पाँव में कभी कोई चोट लगी, मालूम पड़ा कि वो घाव हो गया, दर्द तो हुआ ही नहीं, देखा तो मालूम पड़ा अरे तो घाव हो गया। गॉट माय पॉइंट? सो ऐसा कई बार हम देखते हैं, अपने घरों में भी देखते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स में देखते हैं। घाव जल्दी भरते नहीं, तो घाव हो जाए वो मालूम नहीं पड़ता, कई बार दिखता है तब मालूम पड़ता है, और घाव जल्दी भरता नहीं है। गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज व्हाट इज बेसिकली साइलेंट हार्ट अटैक। तो एक तो डायबिटिक्स में होता है, एक किडनी की प्रॉब्लम लंबे समय तक हो उसमें होता है, एक 70-80 इयर्स के ऊपर की एज होती है तो उसमें पेन की अनुभूति कम हो जाती है, तो उसमें भी साइलेंट अटैक हो सकता है। नमस्कार उदयपुर, मैं डॉक्टर अमित खिंडरकर, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एट पारस जेके हॉस्पिटल उदयपुर। So basically this is about one of the cases that we did few days back. एक पेशेंट 65 साल के वर्ष में के पेशेंट एक आए थे हमारे पास मेजर हार्ट अटैक करके, जिनका 2006 में बाईपास हुआ था, तीनों आर्टरीज में ग्राफ्ट लगे थे, और 2006 में उनको वापस 2016 में उनको वापस तकलीफ हुई, तो पाया गया कि पाँव का जो ग्राफ्ट है जो छाती में लगा था राइट साइड की नाड़ी में, तो उसमें वापस ब्लॉकेज हुआ होगा, और उसमें फिर एंजियोप्लास्टी हुई थी। तो 2016 से लेके पिछले हफ्ते तक ही वॉज डूइंग ऑल फाइन, बट ही अगेन केम अप विद मेजर हार्ट अटैक, और हार्ट रेट उनकी 40-45 के आसपास है, पंपिंग फंक्शन बहुत हार्डली 25-30% था, बीपी भी थोड़ा सिंकिंग हो रहा था, फॉल कर रहा था। तो हमारे पास में चॉइस थी कि इमीडिएटली इनको कैथ लैब में लें और एक बार देखें कि नाड़ियों की स्थिति क्या है। जो हमने एंजियोग्राफी किया तो पाया कि तीनों ही खुद की जो नाड़ियाँ हैं, जो 2006 में ब्लॉकेज था, वो नाड़ियाँ अभी भी ब्लॉकेज वाली हैं, और ग्राफ्ट जो 3 लगाए गए थे उसमें से एक ग्राफ्ट लंबे समय से बनता 100%, और दूसरा ग्राफ्ट जो छाती का ग्राफ्ट था वो चल रहा था, बट राइट साइड की छाती वाला जो वीनस ग्राफ्ट था, पाँव वाला ग्राफ्ट, वो अभी बंद हुआ है पॉसिबली बिकॉज पेशेंट को पेन पिछले 2-4 घंटे से हो रहा था। सो हमने फिर चूज़ किया कि भाई हाउ टू मूव अहेड, क्या खुद की राइट साइड की नाड़ी को खोला जाए
या राइट साइड की नाड़ी का जो वीनस ग्राफ्ट है उसको खोला था, बट खुद की नाड़ी वॉज वेरी बैड, उसको खोलने का कोई औचित्य नहीं था बिकॉज उसमें टाइम बहुत लगता और हम इमरजेंसी सिचुएशन में थे, और दूसरा वो खुद की नाड़ी बहुत खराब स्थिति में थी। तो हमने राइट साइड के वेन ग्राफ्ट को खोलने का प्रयत्न किया। मल्टीपल वायर्स, बलून्स, वी यूज मल्टीपल थिंग्स, बलून ऑफ न्यू टाइप्स, OPN, NC बलून, कटिंग बलून सारे यूज़ करके थ्रोम्बोसेक्शन करके, और फिर हमने उसको 3 मेडिकेटेड स्टेंट लगा करके उनको स्टेबलाइज किया। सो पेशेंट वाज डूइंग ऑल फाइन। टेम्परेरी पेसमेकर जो लगाया गया था हृदय गति को स्थिर करने के लिए, उसको निकाल लिया गया अगले दिन, और 3 दिन बाद में पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया। सो व्हाट वी वांट टू कन्वे थ्रू दिस इज, जरूरी नहीं है कि एंजियोप्लास्टी हमारी खुद की नाड़ियों की ही हो। एंजियोप्लास्टी हमारी कई बार हाथ या पाँव की नाड़ियों की या ब्रेन की नाड़ियों की भी होती है, और कई बार बाईपास ग्राफ्ट जो होते हैं उसकी भी होती है। सो इट इज़ अ चैलेंजिंग सिचुएशन, बट वन हैज़ टू बी वेरी कॉशियस। सो आप लोग सभी स्वस्थ रहें, ऐसी कामना के साथ। ठीक सर, थैंक यू।